नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं रायपुर से। ये बड़ी खबर है, सीएम भूपेश बघेल की मंत्रियों के साथ बैठक खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ के कृषि कानून के प्रारूप को लेकर चर्चा हुई। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ नया कानून लाया जाएगा। मरवाई विधानसभा उपचुनाव को लेकर बात हुई है। प्रत्याशी चयन और चुनावी रणनीति को लेकर मंथन हुआ है। कल परसों भी सीएम भूपेश की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल की मंत्रियों के साथ बैठक खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ का कृषि कानून, इसके प्रारूप को लेकर बातचीत की गई। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ ये कानून लाया जाएगा। मरवाही विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। प्रत्याशी चयन और चुनावी रणनीति को लेकर मंथन हुआ है। कल और परसों भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो बड़ी खबर मिल रही रायपुर से, सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रियों के साथ में मंत्रणा की है, चर्चा की है। एक नया कानून लाया जा रहा है केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ और इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर लगातार मीटिंग होंगी। आज की मंत्रणा खत्म हुई है, आज की बैठक खत्म हुई है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी राजेश, क्या जानकारी मिली? क्या इस मीटिंग का जो मसौदा बनाने का काम था वो शुरू हो पाया? जी बिल्कुल, इसकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि प्रदेश सरकार, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रदेश सरकार केंद्रीय कृषि संशोधन जो कानून है उसका लगातार विरोध कर रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही घोषणा कर दी है कि इस केंद्रीय कानून को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होने देंगे। वो एक नया कानून बनाएंगे। तो वो किस तरह का कानून होगा, किस तरह के उसमें किसानों को फायदा दिया जा सकता है, केंद्रीय कानून में जो खामियां कांग्रेस गिना रही है वो खामियां इस कानून में ना रहे, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन यहाँ पर लगातार जारी है। और आज इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे और शिव डहरिया, इन तमाम लोगों की यहाँ पर बैठक हुई है। पहले दौर की बैठक इसको कहा जाएगा। इसके बाद कल भी बैठक होगी, परसों भी बैठक होगी। इस बैठक के बाद जब हमने रविंद्र चौबे और शिव डहरिया से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि ये पहले दौर की बैठक है, अभी राय मसौदा लिया जा रहा है, मसौदा तैयार किया जा रहा है और जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी विधिवत जानकारी हम देंगे। इसके अलावा इस बैठक में आज एक और एजेंडा इसमें शामिल किया गया था। चूंकि आज मरवाही जो उपचुनाव है उसके चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है, पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है। तो मारवाही में कौन सा प्रत्याशी कांग्रेस का उपयुक्त होगा उसको लेकर एक सर्वे किया जा रहा था, वो सर्वे भी लगभग पूर्ण हो चुका है। तो मारवाही चुनाव में किस प्रत्याशी को कांग्रेस का चेहरा बनाकर खड़ा किया जाए, इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई और किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ा जाए। तो ये दो प्रमुख एजेंडे थे। मगर मुख्य एजेंडे की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो नया कानून प्रदेश सरकार ला रही है कृषि को लेकर, वो किस तरह का कानून होगा, किस तरह से उसमें चीजों को शामिल किया जाएगा ताकि किसानों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। और केंद्रीय कानून का जिस तरह से ये विरोध कर रहे हैं, कृषि संशोधन बिल का जो कानून का ये विरोध कर रहे हैं, वो उससे किस तरह से भिन्न होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। आज पहले दौर की बैठक हुई है, कल भी बैठकें होंगी और परसों भी बैठकें होंगी इसको लेकर। जी चलिए, तो एक अहम खबर इस मीटिंग को लेकर निकल रही है। मरवाही में प्रत्याशी कौन बने, इसको लेकर मंथन हुआ है। इसके साथ साथ एक नया कानून लाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में उसका मसौदा तैयार हो रहा है और उसको लेकर प्रारूप बन रहा है। शुरुआती दौर की मीटिंग हुई है और कल परसों भी चर्चा होगी। राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ में। एक और बड़ी खबर दर्शकों को पहले बता दें जो राजधानी रायपुर से है। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा हो गई है। इसमें 8 उपाध्यक्ष, 8 संगठन मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी की प्रदेश टीम में 3 महामंत्री बने। पवन साय को प्रदेश महामंत्री बनाया। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा उपाध्यक्ष बने। गौरीशंकर अग्रवाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया। नारायण चंदेल को महामंत्री बनाया गया। अमित साहू युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं। शालिनी राजपूत को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। नवीन मार्कंडेय को अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। भूपेंद्र सवन्नी, किरण देव को भी महामंत्री बनाया गया है। तो बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान हो गया है। इसमें प्रदेश में पदाधिकारियों का ऐलान हो गया। राजेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे सहयोगी। जी राजेश, इससे लेकर जो सदस्य नियुक्त किए गए इनको लेकर क्या अपडेट मिला है?
देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि काफी समय से इस सूची की प्रतीक्षा की जा रही थी। 2 महीने से 3 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, और लगातार उनके सामने विरोधी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि उनकी कार्यकारिणी कब घोषित की जाएगी और उस कार्यकारिणी में किस तरह के चेहरे होंगे। बीच में नाम आया कि इसमें पूर्व जो मंत्री रह चुके हैं, जो पहले चेहरे रह चुके हैं, दिग्गज चेहरे, वो चेहरे नजर आ सकते हैं। इसको लेकर नाराजगी के भी कुछ स्वर उठ रहे थे, मगर आज जब ये कार्यकारिणी सामने में आई है तो उससे ये तय हो चुका है कि बहुत सारे नए चेहरों को भी विष्णुदेव साय ने अपनी टीम में जगह दी है, और जो जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि कोई दिग्गज चेहरे नजर आएंगे, वो दिग्गज चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं। कोषाध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल को बनाया गया है, शिवरतन शर्मा एक वरिष्ठ विधायक हैं, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, 8 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 4 मंत्री बनाए गए हैं और 4 महामंत्री बनाए गए हैं और 8 मंत्री बनाए गए हैं। और इसमें से ज्यादातर लोग हैं वो नए चेहरे हैं, ऊर्जावान चेहरे हैं। जिस तरह से बात की जा रही थी कि नए और पुराने चेहरों को मिलाकर बनाया जाएगा, और पुराने चेहरों की बात करें तो शिवरतन शर्मा पुराने चेहरे हैं, भूपेन्द्र सवन्नी पुराने चेहरे हैं, नारायण चंदेल एक एक्सपीरियंस वाले हैं, वो पुराने चेहरे हैं, लता उसेंडी की बात करें वो मंत्री रह चुकी, वो भी बस्तर के क्षेत्र से उनको यहाँ पर जगह मिली है। वहीं नए चेहरों की बात करें तो ओपी चौधरी को मंत्री बनाया गया है, विजय शर्मा जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का भी काम देख रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको मौका दिया गया है। तो एक मिली जुली टीम यहाँ पर खड़ी की गई है, और एक जेम्बो कार्यकारिणी की जो बात हो रही थी वो जेम्बो कार्यकारिणी नजर में आई है। और जैसा कि कहा जा रहा था कि इस महीने के अंत तक ये कार्यकारिणी आ जाएगी, तो आज इस कार्यकारिणी यहाँ पर घोषित कर दी गई है, और तमाम नए और पुराने चेहरों को मिलाकर एक नई टीम विष्णुदेव साय ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रखी है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में जो प्रदेश सरकार के मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर ये टीम किस तरह से ऊर्जा दिखाती है और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका किस तरह से अदा करती है, ये देखने की बात होगी। तो पूरी अगर हम टीम की बात करें, विष्णुदेव साय की पूरी इस टीम की बात करें, तो नए और पुराने चेहरों को मिलाकर एक नई टीम यहाँ पर विष्णुदेव साय ने रखी है। जी, बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरे अपडेट के लिए और जानकारी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई में कुछ जगहें जो खाली थीं, जो कार्यकारिणी घोषित होनी थी, उसकी घोषणा कर दी गई है। यंग फेसेस को, नए चेहरों को उसमें जगह दी गई है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विरोध का बिगुल फूंका। प्रदेश में बड़े किसान आंदोलन की तैयारी भी की। कांग्रेस ने कानून के विरोध में राजभवन तक एक रैली निकाली, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और केंद्र से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। रायपुर में कल छत्तीसगढ़ में दर्जन भर से ज्यादा किसान संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक है, जिसमें प्रदेशव्यापी आंदोलन को लेकर एक रणनीति बनेगी। कृषि संशोधन कानून को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। कानून के विरोध में कांग्रेसियों ने राजभवन तक पैदल रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। यह रैली कांग्रेस के शंकरनगर स्थित प्रदेश कार्यालय राजीव भवन से शुरू हुई, जो भगत सिंह चौक होते हुए राजभवन पहुंची। जहां पहुंचते ही कांग्रेस राजभवन के गेट के सामने धरने पर बैठ गई और कानून को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना है कि इस कानून से किसानों को कम, पूंजीपतियों को ज्यादा फायदा होगा। कानून के जानकारों से रायशुमारी कर आने वाले दिनों में कांग्रेस इसे लेकर कोर्ट भी जा सकती है। कानून के विरोध में कांग्रेस 2 अक्टूबर को ब्लॉक और जिला स्तर पर किसान मजदूर रैली निकालेगी। 10 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय महारैली निकाली जाएगी। इसके अलावा 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 20 लाख किसानों के हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के विरुद्ध जो 3 काला कानून आए हैं, इसी के विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ये काला कानून वापस ले। 2 तारीख का अलग कार्यक्रम है, 30 तारीख का अलग कार्यक्रम था, 10 तारीख का अलग कार्यक्रम निर्धारित है और 3 तारीख से 31 तारीख हस्ताक्षर अभियान प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषित किया। वहीं कांग्रेस के विरोध को बीजेपी घड़ियाली आंसू बता रही है। नेताओं का कहना है कि 3 आम चुनाव में कांग्रेस खुद इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर चुकी है, लेकिन जमीन खिसकते ही कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आए। बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। 2007 में, 2013 में, 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने स्वयं कहा है कि मंडी एक्ट में संशोधन किया जाएगा, खुले बाजार की व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस की असली में अब जमीन पूरी तरह खिसक गई है और अपनी जमीन की तलाश में अब कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरे हैं।
बीजेपी जहां बिल को किसानों की भलाई वाला बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे काला कानून करार दे रही है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या बिल से वाकई किसानों की हालत सुधरेगी या इसका फायदा हमेशा की तरह पूंजीपतियों को होगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों की 56 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ छत्तीसगढ़ की इकलौती सीट मरवाही पर उपचुनाव होगा। 3 नवंबर को वोट पड़ेंगे और 10 नवंबर को मतगणना होगी। इस ऐलान के साथ ही मरवाही विधानसभा क्षेत्र में चुनावी आचार संहिता लागू हो चुकी है। देश की 56 विधानसभा सीटों और मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ ही छत्तीसगढ़ की इकलौती सीट मरवाही पर भी उपचुनाव है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मरवाही सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद से खाली हुई थी ये सीट। यहां 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद 10 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है और नामों की स्क्रूटनी 17 अक्टूबर तक की जाएगी। 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 3 नवंबर 2020 को मतदान होगा। मतगणना 1 हफ्ते बाद यानी 10 नवंबर 2020 को होगी। विधानसभा क्षेत्र में एक तो डोर टू डोर प्रचार के दौरान उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्ति सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर उपस्थित रह सकते हैं, यानी इसके अलावा रोड शो भी कर सकते हैं। रोड शो पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। रोड शो के लिए रैली में उपयोग किए जाने वाले अधिकतम वाहनों की संख्या 5 होगी। मरवाही उपचुनाव पूरी तरह कोरोना गाइडलाइन के तहत होगा, जहां 1000 से ज्यादा मतदाता हैं। ऐसे केंद्रों से अलग एक नया मतदान केंद्र बनाया जा रहा है। पहले मरवाही में 237 मतदान केंद्र थे, लेकिन 49 मतदान केंद्र ऐसे थे जहां 1000 से ज्यादा मतदाता थे। लिहाजा 49 नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। नए मतदान केंद्रों को राज्य निर्वाचन आयोग की मंजूरी भी मिल गई है। इस तरह अब मरवाही में कुल 286 मतदान केंद्र होंगे। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों में मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, पीपी किट की भी व्यवस्था रहेगी। विधानसभा उपनिर्वाचन मरवाही के लिए 237 मतदान केंद्र थे, जिसमें हम लोगों ने फिर से बढ़ा के उसको 286 मतदान केंद्र कोरोना को देखते हुए जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं 1000 से अधिक के मतदाताओं में एक सहायक मतदान केंद्र बनाने के लिए उसकी व्यवस्था हम लोगों ने की है। मरवाही उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सियासत भी अपने शबाब पर पहुंच गई है। पक्ष विपक्ष और तमाम छोटे बड़े सियासी दल चुनावी पैतरे आजमा कर एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। हर कोई मरवाही जीतने का दावा कर रहा है। हमें लगता है एक तरफ विकास और एक तरफ सहानुभूति, और हमें लगता है कि विकास के दम पर हम मरवाही सीट जीतेंगे। बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर पे आएगी। तीसरे नंबर पे बीजेपी देखे जाके कि वो उसकी कहीं जमानत न जब्त हो जाए। अब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो ज्योतिषी होंगे, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। नतीजे जिस दिन आ जाएंगे उनको समझ में आ जाएगा। अभी राजनीति का नया नारी है। जिस दिन से मरवाही सीट खाली हुई है, ताबड़तोड़ हजारों करोड़ की घोषणाएं, नगर निगम बना देना, इस प्रकार की ताबड़तोड़ घोषणाएं, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि उसका जीतना वहां पर मुश्किल है और इसलिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीनों पार्टियों के बीच में ट्रेंगल फाइट वहां पर होगी। मुझे अपने पिताजी के अधूरे कामों को पूरा करना है, उनके सपनों को साकार करना है। बाकी दलों के लिए मरवाही केवल एक चुनावी दंगल हो सकता है, मेरे लिए पुत्र धर्म का निर्वहन है। मरवाही की महाभारत में हर कोई खुद को अर्जुन बताकर इस लड़ाई को जीतने का दावा कर रहा है, लेकिन चुनावी चौसर में वोटर का चमत्कार किसके सर पर सहरा बांधेगा, ये 10 नवंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। राजधानी रायपुर में सख्त लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में जन्मदिन की पार्टी और गोलीकांड के मामले में पुलिस ने आज 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। तेलीमादा पुलिस ने उस युवक को आज पकड़ा जिसने पार्टी करने के लिए कमरा बुक किया और उस युवती को भी गिरफ्तार किया जिसका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। मामले में आबकारी नियमों को तार-तार करने वाले क्वींस क्लब पर अब आबकारी विभाग का भी शिकंजा कस रहा है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे ये अमित धानवा हैं,
जिनके पिता रायपुर के एक बड़े प्लास्टिक कारोबारी और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व पदाधिकारी भी रहे। अमित ने ही रायपुर में लगे सख्त लॉकडाउन के दौरान अपनी महिला मित्र का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए क्वींस क्लब का कमरा नंबर 206 बुक कर नियमों की धज्जियां उड़ाई। और ये है राजवीर कौर, जो रायपुर के महावीर नगर में किराए के मकान में रहती है। अमित धानबा और राजवीर का परिचय एक पार्टी में हुआ, फिर यह परिचय दोस्ती में बदला और दोस्ती ऐसे मुकाम तक पहुंच गई कि लॉकडाउन और महामारी कानून भी बेमानी साबित हो गया और जरूरी हो गया जन्मदिन सेलिब्रेट करना। अब ये दोनों सलाखों के पीछे हैं। लॉकडाउन में मस्ती, पार्टी और गोलीकांड के इस केस में अपनी आबरू बचाने के लिए अब राजधानी पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसने क्वींस क्लब के पूर्व संचालक हरवंश सिंह बत्रा को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया। हरवंश सिंह बत्रा और उनके परिवार के सदस्यों के बीच में हर्षित सिंघानिया और चंपालाल जैन परिवार के बीच इसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और जो भी इसमें संचालक मंडल हैं, विवेचना के दौरान जितनी भी चीज़ें तथ्य सामने आते जाएंगे उसके आधार पर इसमें गिरफ्तारी होगी। आबकारी विभाग भी क्वींस क्लब के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। क्लब के पास शराब बेचने का लाइसेंस तो था, लेकिन लॉकडाउन में शराब बेचने की सख्त मनाही थी। लॉकडाउन के दौरान आबकारी फीस में छूट लेने और शराब बेचकर जो कमाई हुई है उसकी रिपोर्ट मंगाई गई, जिसके बाद फाइन से लेकर लाइसेंस कैंसिल तक हो सकता है। रायपुर में जब सख्त लॉकडाउन लगा था तब लॉकडाउन नियमों की धज्जियां उड़ा करके क्वींस क्लब में शराबखोरी की गई। न सिर्फ शराब पिलाई गई, शराब बेची भी गई और वो लाइसेंस नियमों का भी खुला उल्लंघन था। जिले के आबकारी उपायुक्त हमारे साथ है। क्वींस क्लब के पास लाइसेंस कब का था और क्या नियमों का उल्लंघन हुआ है? रायपुर VIP रोड में क्वींस क्लब के पास FL4A लाइसेंस है उनके पास वर्ष 2021 में। तो इसमें लॉकडाउन के दौरान शराब परोसने की घटना की जानकारी सामने आई है। इसके संबंध में विस्तृत जांच रिपोर्ट वहां के सब इंस्पेक्टर से मांगा गया है। रिपोर्ट आने के आधार पर उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो नियमों का उल्लंघन हुआ है सर, उसमें किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? प्रावधान क्या होते हैं? लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन पे लाइसेंस जो है एक अवधि के लिए निलंबित की जा सकती है या गंभीर अपराध पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। राजधानी पुलिस की खाकी पर सवाल तो ये है कि इतने सख्त लॉकडाउन में सब कुछ होता रहा, लेकिन उसे खबर कैसे नहीं हुई? ये महज एक संयोग है या फिर सोचा समझा संरक्षण? खबर तो ये भी है कि लॉकडाउन के दौरान हर दिन यहाँ पार्टी होती रही। उस दिन फायरिंग की घटना नहीं होती तो इससे हर कोई बेखबर ही रहता। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ आज में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।